देश भर में डीजल और पेट्रोल की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं और लगातार जिस तरीके से इजाफा हो रहा है पेट्रोल और डीजल के दामों में, लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में प्रति लीटर डीजल का भाव 79.70 यानी कि 79 रुपए 89 पैसे और पेट्रोल का भाव 89 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। हालांकि भोपाल में आज उच्च क्वालिटी के पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार पहुंच गया। भोपाल में पेट्रोल की कीमत, जो प्रीमियम पेट्रोल है, उसकी कीमत 100 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं अगर सरकार की बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2020 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव करीब 50% तक बढ़कर $63.3 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। यही वजह है कि बढ़ोतरी हो रही है और तेल रिटेलिंग कंपनियों को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल जनवरी की तुलना में इस साल डीजल पेट्रोल का भाव ज्यादा है। हालांकि अभी तक कच्चे तेल का भाव पिछले साल जनवरी की तुलना में कम है। अब ऐसे में सवाल यह है कि बढ़ती महंगाई की मार अब आम जनता कैसे सहे। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। लगातार दूसरे दिन भी एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब रोजाना पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं गैस सिलेंडर के दामों में भी पिछले दिनों बढ़ोतरी देखी गई थी। 50 रुपए दाम बढ़ा दिए गए हैं एलपीजी सिलेंडर के। अब ऐसे में सवाल ये कि महंगाई की और कितनी मार आम जनता को भुगतनी पड़ेगी। एक तरफ पहले से ही कोरोना के बाद से लोगों को आर्थिक मंदी से जूझना पड़ रहा है और दूसरी तरफ अब दिन ब दिन कच्चे तेल के भाव जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, दोहरी मार आम जनता पर पड़ रही है। एक तरफ कहा जा रहा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे और अब जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कैसे इस महंगाई की मार से जनता उभर पाएगी, क्योंकि दोहरी मार यहाँ पर जनता पर पड़ रही है। एक तरफ पहले ही आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कहां पर कितना दाम बढ़ा है और क्यों बढ़ाया गया है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल का भाव कम होता है तो पेट्रोल डीजल सस्ता होता है, लेकिन इन दिनों वैश्विक बाजार में तेल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। 2020 के दौरान दुनिया भर में ईंधन की मांग कम थी, जिसके कारण कच्चे तेल के भाव में ऐतिहासिक गिरावट हुई थी। दुनिया भर के देशों में आर्थिक गतिविधियां न के बराबर चल रही थी। ट्रैवल से लेकर फैक्ट्रियां तक बंद थी और अब इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की वजह से दाम में तेजी देखने को मिल रही है। उन ग्राहकों पर असर पड़ेगा जो अपने ट्रैवल पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, यानी कि रोजाना ऑफिस से अपने घर को आने जाने वाले लोगों को अब इसकी मार झेलनी पड़ेगी और ज्यादा उन्हें पेट्रोल और डीजल के लिए अपनी जेबें ढीली करनी पड़ेंगी। किसानों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। कमजोर मॉनसून की स्थिति में किसानों को सिंचाई के लिए डीजल का इस्तेमाल करना पड़ता है। दिल्ली में 89 रुपए 29 पैसे पेट्रोल और डीजल, 79 रुपए 70 पैसे, मुंबई में 95 रुपए 75 पैसे पेट्रोल का भाव है। वहीं बेंगलुरु में 92 रुपए 28 पैसे पेट्रोल, 84 रुपए 49 पैसे डीजल का भाव बढ़ गया है। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच अब ऐसे में जब सरकार की तरफ से पूछा गया कि आखिर क्यों दामों में बढ़ोतरी हो रही है, तो कहा गया
कि वैश्विक बाजार में तेल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इस बीच ब्योरेश शेख जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। नमस्कार। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आखिर आम जनता कैसे इससे उबरे? देखिए, आपको ये भी समझना होगा सारी चीजों के साथ कि भारत जो है वो केवल लोकतांत्रिक रूप से ही सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र रिपब्लिक नहीं है, बल्कि साथ में आर्थिक गणतंत्र भी सबसे बड़ा भारत ही है दुनिया का। और आर्थिक गणतंत्र में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भारत में लगभग हमारी जो जीडीपी है 200 लाख करोड़ रुपए की, उस 200 लाख करोड़ की जीडीपी में सरकार का जो खर्च होता है ना, केवल वो 45 लाख करोड़ के आसपास हिस्सा होता है। 155 लाख करोड़ का जो हिस्सा होता है आपके और मेरे जैसे आम व्यक्ति के खर्च से ही हमारी जीडीपी बनती है। अब जब आप बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा, यदि हम टेक्निकली बात करें तो अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है कोर इन्फ्लेशन। क्या कोर इन्फ्लेशन भारत में ज्यादा है? उत्तर यही है, कोर इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं है। क्या हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति है? हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति बिल्कुल नहीं है। क्या इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी नहीं है। अब यदि आंकड़ाबद्ध भी बात करें हम, तो आप देखेंगे कि वर्ष हम शुरू करें 2009 से। 2009 में जब यूपीए की कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष था, तब इन्फ्लेशन कितना था भारत में? 10.88%। वहीं उसके बाद 2010 में पहुंच गया 11.99%। मोदी सरकार 2013 में आई तो इस पर ब्रेक लगाया, 6.3% पे आया। 2017 में न्यूनतम हुआ 2.4%। और आप यदि सबका मिला के देखेंगे, ऑन एन एवरेज भारत में इन्फ्लेशन हमने 6% से कम रखा है अपने पूरे 6 वर्ष के कार्यकाल में। अब केवल क्या पेट्रोल की और डीजल के रेट बढ़ने से ही इन्फ्लेशन होता है? लेकिन उससे ही नहीं होता। मैंने आपको जिसे बताया, कोर सेक्टर का इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, फूड इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्लेशन इस तरह से नहीं बढ़ा है। तो जब नहीं बढ़ा है तो एक हम मानते हैं कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल एक भाग होता है। आपको घर चलाने में पेट्रोल डीजल के अलावा आपको भोजन भी लगता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है, आपको अन्य दूसरी चीजें भी लगती हैं, उनमें इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है। सरकार को इकोनॉमी भी चलानी है और लोगों की जीविका भी चलानी है, तो उसके मद्देनजर ही सभी चीजों को सुचारू चलाते हुए चला रही है सरकार। और इन्फ्लेशन कम है भारत में, 6% से नीचे है एवरेज इन्फ्लेशन। केवल पेट्रोल डीजल के भाव भी क्यों बढ़े हैं? क्योंकि आप देखिए कि 50% के लगभग तो क्रूड के दाम बढ़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और सरकार को दूसरी जो जनहितकारी योजनाएं हैं वह भी चलानी है। आपको मनरेगा में अमाउंट भी बढ़ाना है, आपको कृषि में हमने देखी एमएसपी भी बढ़ाई है, आपको। ठीक है गुलरेज जी, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच 2 खास मेहमान और जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री जुड़ गए हैं, राजेश्वर पन्यूली जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, संजय गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। संजय जी, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और कहा जा रहा है बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से कि हमने पहले की अपेक्षा कम की है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के नेता, बीजेपी की सरकार और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लोगों को बाजीगरी के आंकड़े पेश करने में माहिर है। आप देख लीजिए किस तरह से इस देश के अंदर हालात हैं। आज जब पेट्रोल के इन्होंने चुनाव लड़ा 2000 में, गुलरेज भाई से पूछना चाहता हूँ, 2014 का यदि मैनिफेस्टो आपके पढ़ा हो तो खोल के पढ़ लीजिए। स्वामी रामदेव जी पूरी टीवी के ऊपर रोज भाषण चलाते थे, आपके नेता भाषण चलाते थे, वो कहते थे इस देश के अंदर 35 रुपया 40 रुपया डीजल पेट्रोल मिलेगा। आप कांग्रेस को हटा दीजिए, आपको यहाँ पेट्रोल डीजल आज देखिए, इन्होंने पूरे, मैं समझता हूँ कि अपने आप में रिकॉर्ड स्थापित किया है। आज तक इतना ज्यादा रेट पेट्रोल का डीजल का इस देश में कभी नहीं हुआ। और जिस तरह के हालात हैं, आप, मैं केवल पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जिस तरह ये बाजीगरी के आंकड़ों को एक तरफ साइड रख दीजिए। आप मुझे सीधी सीधी बात कीजिए, नौकरी लेने के नाम पर आपके हालात क्या हैं, जीडीपी के इस देश में हालात क्या हैं, इस देश के अंदर डीजल पेट्रोल। आप ये बताइए कि बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में जब आज डीजल पेट्रोल 50 रुपए बिक रहा है और आप उसको सैकड़ा पार कर दिया है आपने, आपकी सरकारों ने,
तो किस तरह का माहौल है? आप जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आप हर चौक के ऊपर ढोल पीटते थे, आपके नेता वहां पर तरह तरह के ड्रामे करते थे। आज मैं पूछना चाहता हूँ, वो संवेदनशीलता कहाँ गई है भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की? क्या आज वो ये जन विरोधी लोग हो गए? आज क्या इनको हर तरीके, लेकिन वो तो कह रहे हैं पेट्रोल एक भाग है, उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है बाकी के दामों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जरा बताइए कौन से में कम किया है? मैं छोड़ दीजिए डीजल पेट्रोल को, बता दीजिए किस चीज में घटाए हैं, किस चीज में रिलीफ दी है। आपने कहा था कि जो ये कोविड का समय है, ये आपातकालीन समय है, इसके अंदर सभी छोटे व्यापारियों का आपने वादा किया था कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, इसके अंदर हम इंटरेस्ट फ्री करेंगे। बताइए किसी का 1 रुपए इंटरेस्ट फ्री हुआ हो, 1 रुपए का लाभ किसी को मिला हो? 200 लोग मर गए जब इन्होंने टिकटें नहीं दी और रेलें बंद कर दी, लोग पैदल देश के अंदर गए। कोविड के अंदर आपको पता है ना, 200 लोगों की डेथ हो गई, 200 लोगों की आज जाने चले गई किसान आंदोलन के अंदर। इस तरह की ये संवेदनशील सरकार है, किस तरह से लोगों के हित की सरकार है? अरे आप झूठ बोलते हैं, आप तो हम दो और हमारे दो की सरकार है। सारा देश जानता है, आप पहले 5 या 10 उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, उन्हीं का ऋण माफ करते हैं, उन्हीं को फायदा पहुंचाने की स्कीमें बनाते हैं। गरीब आदमी त्राही त्राही कर रहा है और ये आंकड़ों की बाजीकारी छोड़ दीजिए ये जितने आप अपना पढ़ाना चाहते हैं। लौटेंगे आपके पास संजय जी। राजेश्वर जी, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, क्या सिर्फ यही वजह है कि वैश्विक बाजार में कीमतों में इजाफा हो रहा है तेल की, इस वजह से महंगाई बढ़ रही है या फिर कोई और वजह है? देखिए, ये तो एक मुख्य वजह है ही है। पेट्रोल डीजल जो है कि कहीं ना कहीं से किसी भी कंपोनेंट ऑफ द सोसाइटी, पूरे जो सोसाइटी के या पूरी जनता के या पूरे देश की बात करें, हर वर्ग को कहीं ना कहीं से टच करता है। किसी को टच डायरेक्टली करता है, किसी को इनडायरेक्टली करता है। डायरेक्टली उनको करेगा जो डीजल से जो चलते वाले ट्रक चल रहा है तो उनके रेट बढ़ जाएंगे। इनडायरेक्टली उनको टच करेगा जहाँ तो मान लीजिए उसी ट्रक में जो है सब्जियां आनी है, उनको सब्जियां आनी है या सामान आने, घर के सामान आने, तो ट्रक का भाड़ा बढ़ेगा तो अल्टीमेटली पास ऑन होगा तो नॉर्मल कंज्यूमर पे होगा। तो जो कंज्यूमर नॉर्मल कंज्यूमर पे पास ऑन होगा वो कहीं ना कहीं से उसको इफेक्ट करेगा। जो पहले जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे और बीजेपी के प्रवक्ता जी को मैंने सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि बीजेपी जब तक सत्ता में नहीं थी तो कहती थी पेट्रोल डीजल के प्राइस इतने लाएंगे। उसका आइडिया क्या था? उनका आइडिया भी उनको भी पता था उस समय कि ये जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है कंज्यूमर को, हर सेगमेंट को। कंज्यूमर की बात है, हर सेगमेंट इसका कंज्यूमर है। आज की जो एनर्जी का जो मेन सोर्स है, जो पावर का मेन सोर्स है, कहने के लिए तो सोलर भी है, कहने को तो इलेक्ट्रिकल भी है और कहने को तो सीएनजी भी है, लेकिन मेन सोर्स 80 से 90% जो सोर्स ऑफ एनर्जी है या सोर्स ऑफ जिससे कन्वर्ट होता है, जैसे गाड़ियां चलती है, ट्रेन चलती है, चाहे उससे बिजली बनती है, वो सब कहीं ना कहीं से 80 से 90% के करीब जो है डीजल और पेट्रोल इनमें से कहीं ना कहीं अफेक्टेड। तो उस समय भी पता था, आज भी पता, हर सेगमेंट इफेक्ट हो रहा है और लगातार हो रहा है और लगातार इफेक्ट होने का नतीजा भी आ रहा है। मुझे नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कि बता दें कि 2008-9 में ठीक है, वो राजनीतिक बातें करना अच्छी बात है, वो अपने हित की बात करें, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखिएगा तो प्रैक्टिकली कहीं पर भी प्राइस कम नहीं हो रही है। और इनफैक्ट अभी कुछ दिन की बात है कि जो हवाई जहाज के किराए भी 10 से 30% बढ़ाए गए हैं। इनफैक्ट आज की डेट में जो स्टील है वो 30 से 32% बढ़ा। सीमेंट की बात कर लीजिए वो भी बढ़ रही है। आप घर की जो सब्जियां आती हैं वो भी बढ़ रही है। चावल दाल की बात करें तो वो भी बढ़ रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट सबके आ रहा है। सिर्फ एक ही कारण यही नहीं है कि डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, ओवरऑल गवर्नमेंट के पास पैसे इतने नहीं है। दूसरी, अगर ये बात कहते हैं कि इन्फ्लेशन नहीं हो रहा, इन्फ्लेशन नहीं होने का कारण क्या है? इन्फ्लेशन अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। इन्फ्लेशन अगर 20% हो और मेरी सैलरी जो है 50% बढ़े तो क्या बुरा है? मैं उसको कंपनसेट करता हूँ। आज की डेट में क्या हुआ कि कोरोना काल और इनफैक्ट कोरोना काल से पहले से जब से नोटबंदी हुई तब से जो मेरी पर कैपिटा इनकम या एक आदमी की जो कॉमन आदमी की इनकम की बात करें, एक लेवल से बिलो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की इनकम की बात करें तो लगातार कम हो रही है। जब हमारी इनकम कम हो रही है, इन्फ्लेशन कहाँ से बढ़ेगा? क्योंकि हम पैसे मार्केट में ला ही नहीं पा रहे। हमारे जो ऑर्डिनरी कंज्यूमर है खरीदने की क्षमता ही नहीं लगी। जब क्षमता कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन अपने आप कम होगा। तो जो इन्फ्लेशन का डाटा दे रहे हैं तो देखने में बड़ा अच्छा खूबसूरत सा लग रहा है कि हमारा इन्फ्लेशन कम है, या इस सरकार में इन्फ्लेशन तो कम होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसके लिए कोई पीठ थपथपाना किसी भी इकोनॉमिक्स वाला नहीं कर सकता कि इसके लिए आप पीठ थपथपाने की बात करें। पीठ थपथपाना तो तब होता कि आपकी इन्फ्लेशन भी कम होती और ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, आउटपुट है, वो बढ़ जाता।
रह गई बात डीजल और पेट्रोल की, डीजल और पेट्रोल सरकार लगातार कंट्रोल नहीं कर पा रही। कई समय मतलब मैं तो पिछले 8 या 9 महीने से लगातार सुन रहा हूँ, हर बार ही कहा जाता है, हर बार बीजेपी प्रवक्ता, इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहती है कि हम इसको कम करेंगे, लेकिन वो कम नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि लगभग 50 से 60% की जो रेवेन्यू है सरकार की, वो आज की डेट में इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो और सरकार की लगातार इनकमें कम होती जा रही है, इनकम टैक्स भी कम हो गया, कलेक्शन कहने के लिए ऑन रिकॉर्ड कहते रहे कि जीएसटी के कलेक्शन बढ़ गए, लेकिन जीएसटी के कलेक्शन में इनको लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए थी, जो मुश्किल से 1 लाख 10 हजार, वो भी इनपुट जो टैक्स क्रेडिट मिलना है उसमें भी नए नए कानून बना के ढंग से करने लगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पा रहा। एक्चुअल हालत ये है कि सरकार के पास पैसे कम आ रहे हैं और वो पैसे कम पास ऑन कर पा रही है, इन्फ्लेशन उससे भी डाउन है। लेकिन जहां तक महंगाई की बात है, महंगाई क्योंकि डायरेक्ट इन सब चीजों से इफेक्टेड होती है, पेट्रोल डीजल और दूसरी चीजों से, तो लगातार बढ़ रही है। ठीक है गुलरेज जी, जवाब दीजिएगा। जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता संजय गुप्ता जी ने भी कहा और राजेश्वर पन्योली जी ने भी कहा एक अर्थशास्त्री के रूप में, क्या सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जनता पर इसकी मार करना, आखिर जनता कैसे सहेगी? पहले जीएसटी के रूप में, फिर उसके बाद अब पेट्रोल डीजल के दामों में जब बढ़ोतरी होगी उसका सीधा असर, आपने कहा कि पेट्रोल डीजल सिर्फ एक भाग है, लेकिन इसका सीधा असर दूसरी चीजों पर अपने आप बढ़ेगा। जब ट्रांसपोर्टेशन में जो चार्जेस ज्यादा लगने लगेंगी तो फिर जो दूसरी चीजें हैं वो अपने आप महंगी हो जाएंगी। नहीं, आपका कहना गलत नहीं है कि पेट्रोल और डीजल जो होता है वो सभी चीजों को प्रभावित करता है। वहीं सरकार का काम होता है कि इन्फ्लेशन को कैसे चेक करे, तो सरकार बखूबी दूसरे सेक्टर्स में उसको चेक करके मेंटेन करके रखी है। आप इस आंकड़े को अब में कहीं विरोधाभास नहीं हो सकता कि एवरेज इन्फ्लेशन 6% है, उससे कम चल रहा है। इस बात को कोई मना नहीं कर सकता। जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे तो उनकी तो पाकिस्तान की तरफ देखने की बहुत आदत है, इसलिए पाकिस्तान की बात कर रहे थे। थोड़ा उनकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि पाकिस्तान में वर्तमान की स्थिति जो है उसमें पिछले बार का बता रहा हूँ मैं, 2020 में 10.74 हम अपने देश की बात कर लेते हैं गुलरेज जी, पाकिस्तान हम बाद में जाएंगे जी, हम अपने देश की बात कर लेते हैं क्योंकि समस्या यहाँ पर है। नहीं मैडम, थोड़ा बोल लेते मुझे। कांग्रेस से चूंकि देखिए कांग्रेस मुख्य विपक्ष है और ऑपोजिशन की तरफ से जो कांग्रेस के गुप्ता जी बैठे हैं उन्होंने बात पाकिस्तान की थी, तो मुझे जवाब देना पड़ेगा ना उसके हिसाब से, क्योंकि जब पाकिस्तान से कंपेरिजन करेंगे तो मुझे उसको देना पड़ेगा कि वहां पर पिछले वर्ष का इन्फ्लेशन था 10.74 का, जबकि पेट्रोल की कीमत हमसे आधी थी। इसका मतलब यह हुआ कि उनकी सरकार ने पेट्रोल की कीमतें आधी रखी होगी लेकिन बाकी इन्फ्लेशन चेक नहीं कर पा रहे थे। वहीं भारत में यदि इन्फ्लेशन की दर उनसे आधी थी जबकि पेट्रोल वही डबल था, मतलब हमने इन्फ्लेशन को बखूबी चेक करके रखा है। हमारे जो अर्थशास्त्री बंधु बैठे उनसे आप ये पूछिए ना कि सरकार की जो टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है वह कितना होता है। वो तो 45% ही होता है ना। 55% का जो कंट्रीब्यूशन आता है वो 55% में कम बता रहा हूँ, 75% का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो पब्लिक स्पेंडिंग से ही होता है। तो सरकार को यदि जनहितकारी योजनाओं को चलाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जब पैसा डालती है सरकार तो लिक्विडिटी बढ़ती है, लिक्विडिटी बढ़ती है तो मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ता है। तो सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड होती है। तो आपको ओवरऑल ब्रॉड कैनवास के ऊपर पिक्चर पेंट करनी है कि इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है, वो सरकार किस तरह से कर रही है। संजय गुप्ता जी, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखिए बिल्कुल जुड़ी हुई है गुलरेज भाई। आपको भारत अस्थिर है अपनी बात को घुमाने के लिए और राष्ट्रवाद से जोड़ने के लिए, जबकि आपको ध्यान करना चाहिए कि जिस संगठन से आप जुड़े हैं वो गॉडसे का संगठन है और हम महात्मा गांधी के लोग हैं। आप प्रश्न उठाने से पहले सोचिए। और ये वही कांग्रेस जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और आप 1 इंच भी जमीन वहां पे ले नहीं पाए हैं। मैं अगली बात कर रहा हूँ। अब बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र की, तो मैं समझा देता हूँ कि पिछले 6 सालों में या 7 सालों में आपकी ही वो सरकार है जिसको ये तमगा हासिल है कि जिसने इस देश के अंदर 18 बार एक्साइज डीजल और पेट्रोल के ऊपर और दूसरी चीजों के ऊपर बढ़ाई है। ये कांग्रेस ने भी बढ़ाई। कांग्रेस के जमाने के अंदर रेट इसलिए कम थे, 108 रुपए प्रति बैरल का रेट कांग्रेस के जमाने में होता था। रेट था 50 रुपया 55 रुपये डीजल का। आज रेट है आपका 60 रुपए से भी नीचे और उसके बावजूद भी आपका जो बेचने का भाव है वो 90 रुपए पार कर गया है या 80 रुपए पार कर गया है।
तो ये सारी बाजीगरी ये है कि आप मुझे ये बता दीजिए कि एक्चुअल कॉस्ट डीजल पेट्रोल की आज क्या है और कितना टैक्स अलग अलग तरीके से ये सरकार आपकी आज वसूल रही है। ये क्या करना चाहते हैं? जितने का प्रोडक्ट है 30 रुपए 35 रुपया रेट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, आप उसके ऊपर 60 रुपए से ज्यादा टैक्स वसूल रहे हैं। किस तरह का ये आर्थिक अत्याचार है या नहीं है? किस तरह की सरकार है और किस तरह के आपके कार्यक्रम है? आज सारे अपने वादे भूल गए हैं, सारे मैनिफेस्टो को भूल गए हैं, किसान को भूल गए हैं, मजदूर को भूल गए हैं, रोजगार को भूल गए हैं। आप मुझे बताइए ना, किस तरह से आज छोटे व्यापारी को भूल गए हैं। बहुत शोर सुनते थे एमएसएमई। अरे बता दीजिए ना, इस देश के अंदर आपने क्या दिया एमएसएमई को? इस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले अगर 5% से नीचे चला गया आपका जीडीपी, मैं पूछना चाहता हूँ वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहाँ है? वो 5 ट्रिलियन आपने बहुत लंबी बातें की थी। आपने इस देश को डुबोने का काम किया है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आपकी वो सरकार है जिसको काम करना तो आता नहीं है। आपके पास आपके वित्त मंत्री की, आपके प्रधानमंत्री साहब की, आपके मंत्रियों की बात की कोई रेपुटेशन नहीं है, क्योंकि जुमलेबाज सरकार है। आप कहते कुछ है, करते कुछ है। आप सिर्फ काम कर रहे हैं देश को बेचने का। आप रेलवे बेच रहे हैं, आप सड़कें बेच रहे हैं, आप सरकारी उपकरण बेच रहे हैं, और जो जो उपकरण बेच रहे हैं उन उपकरणों के अंदर जो फायदे के अंदर हैं उन उपकरणों को आप बेच रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा, आपने पूरे देश के अंदर जितने देश की एसेट थी उनको सेल पे लगा दिया है। तो ये समझना पड़ेगा किस तरह का नया भारत बनाना चाहते हैं। हाँ, बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं, LIC का निजीकरण कर दे रहे हैं। अरे कोई चीज छोड़ेंगे भी कि नहीं छोड़ेंगे? कितनी आप बात करते हैं 70 सालों की, जहाँ 70 साल में कांग्रेस ने इस देश का निर्माण किया, आज आप उसको बेचने में लगे हैं। तो ये बातें समझनी पड़ेंगी। और प्रशासन के आंकड़े जो आप बताना चाहते हैं, इन्फ्लेशन, देखिए अभी अर्थशास्त्री साहब बता रहे थे कि इन्फ्लेशन वहां आती है कि जहां लोगों के पास जेब के अंदर पैसा होता है, उस पैसे को खर्च करने की ताकत होती है, तब जाकर के इन्फ्लेशन बढ़ता है। मैं समझता हूँ एक रूप के अंदर ये द्योतक है कि उस देश की तरक्की का भी, मगर जब इन्फ्लेशन आपके यहाँ रुकी है तो पता चल रहा है कि लोगों की जेब में जब पैसा ही नहीं है तो आप मुझे बताइए खर्च कैसे होगा और क्या हालात हैं इस देश के अंदर, सभी देख रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह के आपातकालीन हालात आपके, गुलरेज जी एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा, उसके बाद फिर मैं राजेश्वर जी के पास जाऊंगी कि जब पैसे ही नहीं होंगे तो फिर खर्च कैसे होगा? नहीं, देखिए पैसे ही नहीं होंगे वो खर्च कैसे होगा, ये सब बेमानी बातें हैं। आप आंकड़ों के ऊपर बातें करें तो ही आप डिस्कस कर सकते हैं। ये जिस तरह का डिस्कशन है ना, ये रेटोरिक है, कभी गोडसे को ले आते हैं, कभी पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं, या रेटोरिक नहीं, आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग देखिए इसी देश की हम बात करते हैं जिस देश में हम हैं। पाकिस्तान बाद में जाएंगे, श्रीलंका बाद में जाएंगे। संजय जी आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है और गुलरेज जी आपसे भी, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या है। महंगाई की बात हो रही है, आम जनता की कमर टूट चुकी है महंगाई की वजह से। बता दीजिए 18 बार एक्साइज बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई है आपने? जी ये बता दीजिए। मुझे बोलने दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, जवाब दीजिए। बेशक हमने एक्साइज बढ़ाई है, बेशक सरकार की जो कमाई आ रही है उसमें एक बड़ा पार्ट पेट्रोल और डीजल से आ रहा है, और ये सरकार जो है वास्तव में जो पिछड़ा सेक्टर है हमारा, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसका उत्थान कर रही है। उसके लिए कहीं ना कहीं हम आहुति के रूप में पेट्रोल डीजल को लेते हैं। अब उस आहुति के नाम पे ये नहीं है कि दूसरे हर जगह आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा। आप ये देखिए ना कि आपके घर चलाने में जितना पैसा आज से 3 साल 4 साल पहले खर्च होता था, आज भी उतना ही हो रहा है। यदि पेट्रोल एक जेब से कुछ पैसा निकल रहा है और दूसरी जेब में कुछ बच रहा है, तो दोनों का आप नेट मिला लीजिए, क्या निकलता आप समझ जाएंगे। जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, अर्थव्यवस्था को हमने कोरोना काल में गिरते हुए भी देखा और एकदम उठते हुए भी देखा, और अभी आप इंटरनेशनल बॉडीज की भी बात करें तो प्रोजेक्शन भारत का अच्छा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इकोनॉमी जो है वह बढ़ रही है, MSME सेक्टर हमारा बढ़ रहा है, उठ रहा है। सरकार ने जो लिक्विडिटी मार्केट में डाली है, सरकारी खर्च बढ़ाकर उसका प्रोडक्ट है ये सब चीजें। देखिए जब भी कोई भी इकोनॉमी स्टेगनेंट होने लगती है या आर्थिक मंदी की मार पे जाती है तो सरकारें अपना खर्च बढ़ाती हैं, जिससे मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ता है। 2 तरीके होते हैं, या तो आप करेंसी छापे तो आपकी मुद्रा गिरेगी,
या फिर आप सरकार अपने बाजार में पैसा डालना शुरू करें। तो जिस प्रकार से आपको सब तरफ देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, सरकार क्यों कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर का? इसके दो लाभ होते हैं, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित हो रहा है, वो साइड बाय साइड आपकी मार्केट में पैसा की आमद हो रही है। अब सरकार यदि मार्केट में पैसा डालेगी तो कहीं ना कहीं से निकालेगी। सरकार खुद कुछ नहीं कमाती है, सरकार पॉलिसी और एग्जीक्यूशन करती है। तो ये पैसा आता है, इस प्रकार के जो टैक्सेस लगते हैं उनसे आता है, चाहे एक्साइज टैक्स हो या दूसरे टैक्स हो, उनके थ्रू आता है, और वही पैसा बाजार में जाता है और मार्केट में रोटेशन करता है। ठीक है राजेश्वर जी, 108 और 63.3 डॉलर प्रति बैरल, इतना लंबा गैप है, इसके बावजूद महंगाई पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, जो अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि पैसा सरकार के पास की तरफ आती है, यही तो सारा मैनेजमेंट है। सरकारें बनाई इसीलिए जाती हैं कि उन चीजों को आप ठीक से करें। मैं कल सीतारमन जी का पर्सनल स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसमें उन्हें स्टेटमेंट में माननीय अपने फाइनेंस मिनिस्टर जी बड़े जोर शोर से बोली थी, टैक्स लगाना हमारा अधिकार है, मतलब सरकार का अधिकार है। ये बात भूल जाती है कि टैक्स लगाना सरकार का अधिकार नहीं है। सरकार का अधिकार टैक्स का प्रॉपर टैक्स लगाना, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, दोनों उसका अधिकार और ड्यूटी। अधिकार के साथ जो ड्यूटी आती है उस सभी लोग ये अभी जो वर्तमान सत्ता है वो बोलने के लिए तैयार नहीं। जो आप लगातार ये बातें कह रहे हैं कि ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर में करें, किस इंफ्रास्ट्रक्चर में करें? आप सोचिए, हम भारत में हैं, हम अगर 8 लेन की रोड बना रहे हैं, अच्छी बात है, डेवलपमेंट होगा, सारी बात अच्छी है, लेकिन वो डेवलपमेंट या जो पैसा जा रहा है किनकी जेब में जा रहा है, ये समझने की बात है। आप पैसे का जो वितरण है या जो उसके लोगों के बीच में बंटना चाहिए जो पैसा, बट किसके हाथ में? कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट होता जा रहा है। तो कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट होने के जो कॉमन आदमी है उसके पास पैसे कम होते जा रहे हैं। कॉमन आदमी के जब पैसे कम हो जाते हैं तो महंगाई आपकी, कॉमन आदमी के लिए महंगाई बढ़ती जाती है, उसके लिए इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ता जाता है, उसकी परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। तो आप ये जो सारे डाटा, सारी बातें जो कह रहे हैं, एक गोल सेक्टर की बात कर रहे हैं, और ये बातें सारी बड़ी स्टैब्लिश बातें हैं, दुनिया भर में सब लोग जानते हैं कि सरकार कहाँ से आएगी, सरकार आती कहाँ से? पैसे। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ सरकार को, बार बार हम ये कहते हैं कि सरकार को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। क्या कोई माननीय सज्जन जी बता सकते हैं कि सरकार ने अपने खर्चे कितने कम किए हैं? जनता के तो कम कर दिए, अपने खर्चे कम किए हैं और कितने कम किए और उसको कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है? गुलरेज जी एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं संजय जी के पास जाऊंगी। क्या सरकार ने वाकई में अपने खर्चे कम किए हैं? क्योंकि जनता पर तो मार पड़ रही है, जनता से रेवेन्यू के नाम पर भारी भरकम टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन सरकारें अपने खर्चे को किस तरह से कंट्रोल कर रही हैं? सरकार तो डेफिनेटली कंट्रोल कर रही है अपने खर्चे को। आप एक सेक्टर बता दीजिए जिसमें सरकार ने मितव्ययता का की परिभाषा को फॉलो नहीं किया हो। सरकार पूरी तरह से जहां उचित खर्च करना होता है वहीं करती है। सरकार के ऊपर यही एकमात्र सरकार है, मुझे लगता है आजादी के बाद से, जिसके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लग पाया है, कोई फिर निजीकरण की क्या बड़ी वजह है? गुलरेज जी फिर मेरे इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए, इतना ज्यादा निजीकरण, क्या विकास के नाम पर सिर्फ निजीकरण ही होगा? देखिए, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि पहली बार भारत में किसी सरकार ने प्राइवेटाइजेशन शब्द का उपयोग किया है। हमने प्राइवेटाइजेशन को इस तरह से पाप बना दिया था। सरकार का कोई काम नहीं होता है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस। सरकार को बिजनेस से दूर रहना चाहिए और सरकार को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए किस प्रकार से मैनेजमेंट करे। जिसकी सरकार व्यापारी उसकी जनता भिखारी, आप मान के चलिए। तो निजीकरण तो करना हमारी विचारधारा में है और हम अभी से ही नहीं कर रहे हैं। तो इंदिरा गांधी जी के समय बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, तब भी हमने विरोध किया था भारतीय जनता पार्टी के जमाने में। हम तो हमेशा प्राइवेटाइजेशन के पक्षधर रहे हैं और आज हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। संजय गुप्ता जी जवाब दीजिएगा। देखिए, हमेशा से ही निजीकरण के पक्ष में रहे। क्योंकि मुझे दूसरी चैनल पर जाना है तो सबको दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा। जी शुक्रिया। देखिए, वैसे भी गुलरेज भाई आपको तो जाना ही है, आज तो चैनल पे जाना है, आगे सरकार से भी बात जाना है। मैं बताना चाहता हूँ, जो आप अभी बात कर रहे थे, मैं आपकी बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री साहब जब इस देश के अंदर पैसे का इतना क्राइसिस है तो अपने लिए हवाई जहाज खरीद रहे हैं। प्रधानमंत्री साहब इस देश के अंदर पैसे का क्राइसिस है,
और नए नए टैक्स आके सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं। आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट का आज हाउस है हमारे पास, तो आवश्यकता क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश के अंदर बड़े बड़े स्टैट्यूज का निर्माण किया जा रहा है, तो वो उससे बेहतर होता कि जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, उसमें अस्पताल, उसके अंदर मैं समझता हूँ IIM, एम्स, इनकी आवश्यकता थी, अस्पतालों की जरूरत है, पढ़ाई के शिक्षण केंद्र की जरूरत है, वो आपने बनाई नहीं है। और अभी बात कर रहे थे आप प्राइवेटाइजेशन की, आप तरफदारी कर रहे थे, तो उस प्राइवेटाइजेशन के अंदर आप भूल जाते हैं कि 1 रुपया गज के अंदर अपने पोर्ट ट्रस्ट की जमीन आपने इसी अडानी को दी है, जो हम दो और हमारे दो के अंदर हैं। आपने इस देश के अंदर जो रेलवे के अंदर पहली बार अभूतपूर्व, ये मैं बता रहा हूँ कि डीजल सप्लाई का ठेका रिलायंस को दिया है, जो कि हम दो और हमारे दो का पार्ट है। आप इस देश के अंदर काम करना चाहते हैं, आपने बता दिया ना, आप निजीकरण की तरफ जाना चाहते हैं, आप उद्योगपतियों को मदद करना चाहते हैं। कौन से उद्योगपति? इस देश के पहले 10 उद्योगपति, उनके लिए आप काम करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए आप कर्जे माफ कर रहे हैं, उन्हीं के लिए आप सारी पॉलिसीज बनाते हैं। मगर जो एक गरीब आदमी है, गरीब किसान है, गरीब मजदूर है, आप मुझे बताइए कि इस देश के अंदर मिनिमम वेजेस की आपने एक स्कीम बनाई थी, आपने कहा था कि मिनिमम वेज को इम्प्लीमेंट करेंगे। बता दीजिए, देश के किसी भी हिस्से के अंदर आप देखें, जाएंगे उड़ीसा के अंदर चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, केवल एक टाइम का चावल या 2 टाइम के चावल के ऊपर मजदूर वहां पर काम करता है, और आपका मिनिमम वेज है 18,000 से ऊपर या 15,000 से ऊपर। आप बताइए, इस देश के अंदर कहाँ 15,000 से 18,000 का आपने मिनिमम वेज अप्लाई किया है? आपने कहाँ मनरेगा को क्या घर घर तक पहुंचा दिया है? और जिस तरह से LPG के, मैं केवल बात डीजल पेट्रोल की नहीं करना चाहता, LPG के रेट बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, कितने बढ़ाए हैं, वो तो सीधा घरानी को इफेक्ट करते हैं। आप मुझे बताइए, CNG का रेट आपने बढ़ाया है, तो क्या आप इस देश के अंदर पॉल्यूशन फैलाना चाहते हैं? CNG का लगातार आपने भाव बढ़ाया है। तो इस तरह की बातें देश को गुमराह करना चाहती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस देश के अंदर मितव्ययता की बात ये सरकार कर रही है कि हम बहुत पैसा बचा रहे हैं, उस देश का प्रधानमंत्री अपने लिए 8,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदता है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, देखिए, और ये इनका कोई विजन नहीं है, ये विजनलेस गवर्नमेंट है। इनके पास कोई किसी तरह की नीति नहीं है। किस तरह से आज 83 दिन हो गए कि जब देश का किसान सड़क पे बैठा है, और ये उनके सुनने के लिए तो क्या सरकार बिना नीति के काम कर रही है? जी, तो क्या सरकार बिना नीति के काम कर रही है? बिल्कुल, मैं वही तो आपसे कहना चाहता हूं। अभी हमारे राजेश्वर जी बता रहे थे, कितनी अच्छी बात बताई कि देश के अंदर जब सरकार चलती है उसका एक विजन होता है, उसकी पॉलिसीज होती है, उसका अपना काम होता है। आज सिवाय प्रधानमंत्री महोदय के अलावा बता दीजिए योजना आयोग का क्या रोल है, मुझे बता दीजिए ना। क्या क्या काम किस पहले की सरकारों के अंदर, मनमोहन सिंह जी की सरकार में इस देश ने मंगलयान भेज दिया था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो मैं बताना चाहता हूँ, जब ये सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, उससे पहले तो मंगलयान ये देश भेज चुका था। कितने IIM बनाए गए, कितने IITs बनाए, बाकड़ा नांगल डैम बनाया। इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यदि ये करना चाहें तो बता तो दे, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया स्टैच्यूज के रूप में, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर देश का बनाया है, अभी सेंट्रल विस्टा बनाना जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी सोच क्या है। और डीजल पेट्रोल पे बहुत बड़े बड़े वादे लगातार चुनाव के अंदर वोट लेने के लिए इन्होंने किया, मगर आज जब आम आदमी उससे ग्रसित है तो क्यों सरकार सुनना नहीं चाहती है? क्यों उन्होंने कहा था कि एक्साइज की टेम्परेरी बढ़ाने, बाद में घटा देंगे। $33 प्रति बैरल का रेट तक गया। बताइए इन्होंने कब डीजल पेट्रोल के रेट कम करे इस देश में? राजेश्वर आर्थिक अत्याचार है, सरकारी लूट है। आपके पास लौटेंगे राजेश्वर पेनुली जी, तो क्या कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, जैसा कि बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि चंद पूंजीपतियों को, उनको फायदा पहुंचाने के लिए 130 करोड़ की जनता को नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि शायद हमारी जो वर्तमान सरकार है कॉपी पेस्ट कर रही है। जैसे आजकल ट्विटर पे कॉपी पेस्ट होता है, मैसेज कॉपी पेस्ट, कोई पढ़ता नहीं, आगे भेजता जाता है। वैसे वर्तमान सरकार के प्रवक्ता भी कॉपी पेस्ट करके भेजते हैं। ये जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, सरकार जो है मिनिमम सरकार और मैक्सिमम गवर्नेंस, वो अमेरिका में ठीक चलती है, क्योंकि वहां पर जो है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। हमारे यहाँ तो आप कोर्ट की हालत के ऊपर बारे में भी क्या टिप्पणी की जा रही है वो देख रहे हैं आप। यहाँ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, आप कंसंट्रेशन ऑफ मनी कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी जी ने भी कहा, क्या उन्होंने कहा किसी के लिए भी, लेकिन उनका भी बड़ा क्लियर कट इशारा था कि आप कंसंट्रेशन
और ये देश ऐसा नहीं है, इतना डेवलप कंट्री नहीं है जो इन चीजों को, जो ओरिजिनली जवाहरलाल नेहरू जी ने या उस जमाने के जितने भी हमारे लीडर्स थे या सरकार में जो लोग थे, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करी, सरकार ने करी। ये नहीं करके वहाँ प्राइवेट, और कहीं डेवलप कंट्री में जाओ तो प्राइवेट वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। हमारे यहाँ सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती थी। तो हम मिक्स टाइप के लोग हैं, जिसमें हमारे कुछ लोग बहुत गरीब है, अनएजुकेटेड। हमारे यहाँ अनएजुकेटेड का मतलब नहीं कि स्कूल की पढ़ाई के खिलाफ, अनएजुकेटेड मतलब जिनको की जो उतने डेवलप कंट्री के मुकाबले जिनका सेट ऑफ माइंड नहीं है और रेगुलरिटी। तो हमारे यहाँ जो है हर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बेच करके बिना गवर्नमेंट के कंट्रोल के अगर आप करना चाहें और उनके कॉपी पेस्ट करना चाहें तो हमारे यहाँ सक्सेसफुल नहीं है। और ये बात सारे इकोनॉमिक्स जानते हैं। अब ये अलग बात है कि वो लोग इकोनॉमिक्स बन गए जो कभी बोलते हैं कि हम गैस के अगर चिराले की गैस से चाय बन जाएगी, और उस टाइप के लोग इकोनॉमिक्स बन गए हैं तो उनकी बात हम लोग नहीं जानते। और उसी टाइप के अगर प्रवक्ता लोग उन चीजों को फॉलो करने लग जाते हैं तो हम उस बारे में कमेंट में, और अधिकतर अर्थशास्त्री जो भी थोड़ा इंडिपेंडेंट है तो उस बारे में कमेंट नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल बात यह है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। प्रैक्टिकल बात यह है कि हमें सरकार की कंट्रोल की एक लिमिट तक जरूरत है। जी संजय जी, क्या वाकई में कॉपी पेस्ट की सरकार चल रही है और जो तमाम प्रवक्ता है बीजेपी के वो भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये जो अनाड़ी है, अनाड़ी के काम से सारी चीज सत्यानाश हो जाती है। इन लोगों को पता नहीं है कि कॉपी पेस्ट करने के लिए भी या नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता है। ये मनमोहन सिंह जी को, उस व्यक्ति को नकल करना चाहते हैं जो कि पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं और इस देश के प्रधानमंत्री रहे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जब मंत्री आई इस देश के अंदर, किस तरह से उन्होंने उस मंत्री को रोका, ये इस बात को नहीं समझते हैं। और ये उन सारे पैरामीटर्स को बिना सोचे समझे या उस तरीके से अपनी तरीके से अपना वाहवाही प्राप्त करने के लिए, अपने वोट बढ़ाने के लिए ये उन सारे संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा दुरुपयोग कर रहे हैं। और सरकारी लूट की सरकार है। देखिए, टैक्स की एक लिमिट है। जब टैक्स की कॉस्ट 2 गुना हो जाने लगे एक्चुअल कॉस्ट से, तो आप समझिए कि वो सरकारी लूट का हिस्सा है। और ये समझना पड़ेगा हमारी सरकार को कि इस देश के अंदर आज जो जिस तरह के हालात हैं, कोविड का हालात चल रही है, कितने आपातकालीन हालात हैं, बताइए ना। लाखों करोड़ों रुपए के इन्होंने पैकेजेस अनाउंस कर दिए, किसी को 10 रुपए हाथ में आया क्या? किसी एक रूप में मुझे बता दें। अभी तो गुलरेज भाई चले गए, नहीं तो मैं उनसे भी चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। इस बीच बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं रघुवंशी जी। बहुत स्वागत है आपका रघुवंशी जी टीवी 100 पर। रघुवंशी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे संपर्क होते ही जवाब जरूर लेंगे संजय जी। लेकिन राजेश्वर जी, जिस तरीके से देखिए महंगाई बढ़ रही है, एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एक आम इंसान, एक आम उपभोक्ता वो क्या करे, क्योंकि उसके पास इस समय कोई विकल्प नहीं है। देखिए, आम उपभोक्ता के पास जब कोई विकल्प ही नहीं है तो करेगा क्या जी? सरकार से गुहार लगा सकता, और कोई तरीका तो होता भी है। दूसरा, अपना खर्चे कम करेगा। और जो मुझे लगता है हमारे यहाँ जो 90% लोग हैं उन्होंने अपने खर्चे कम करने शुरू कर दिए और कर भी लिए। इनफैक्ट आज से पहले जो खर्चे उनके होते होंगे, जो कहीं घूमने भी जाते होंगे वो भी ऑलमोस्ट बंद कर दिए होंगे, जो तीर्थाटन पे जाते होंगे वो बंद कर दिए होंगे, डॉक्टर को दिखलाने भी जाना है जब तक कि बहुत ही इमरजेंसी नहीं आ रही होगी तब तक नहीं जा रहे होंगे। कोई और भी जरूरी काम, घर के लिए कपड़े अगर 2 खरीदने होते होंगे तो आज की डेट में 1 खरीद रहे होंगे। तो अपने खर्चे कट डाउन कर रहे हैं। लेकिन उसका ओवरऑल क्या हो रहा है कि सरकार के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है कि सरकार की भी जो टैक्स रेवेन्यू है वो कम होती जा रही है। देखिए, विशेष साइकिल है, एक साइकिल घूमता रहता है। अभी टीवी के प्रवक्ता जी भी बोल रहे थे साइकिल है, साइकिल को घुमाना भी तो आना चाहिए। अगर आप पहिया घुमाओगे ही नहीं, साइकिल एक जगह पर खड़ी करके पहिया खड़े करके खड़े हो जाओगे, तब इकोनॉमी का पहिया कैसे बढ़ेगा? साइकिल एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचा पाएगी आपको? ये बात बड़ी समझने की, बड़ी अच्छी बात है जो समझने की। और इस बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता भी, और इनफैक्ट जो भी विपक्ष को हमेशा कहता रहता है बार बार कि देखिए, आपको कॉमन आदमी के हाथ में पैसे देने पड़ेंगे और ये इकोनॉमी चलाने का तरीका है। इसके अलावा और वो पैसा आखिर कैसे आएगा? देखिए, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आम उपभोक्ता तक पैसा कैसे पहुंचे। पैसा हमेशा, देखिए, ये बात समझने के लिए है। हमारे पूर्व गवर्नर साहब भी बोलते थे, आरबीआई के गवर्नर साहब, उन्होंने बोला कि आप नोट छापिए जी, आप छापिए ना नोट। वो बोलते जी नोट छापने के अपने रिपोर्टेशन, हाँ बिल्कुल होंगे, आप वो काम करिए। आप दूसरा काम कीजिए कि आम आदमी के हाथ में पैसे दीजिए, कैश दीजिए उसको, तो जाएगा एक्सपेंडिचर करेगा। तो ना तो आप नोट छापने के लिए तैयार है, ना आप आम आदमी को कैश देने के लिए तैयार है, आप पावर कंसंट्रेट करते जा रहे हैं। वो कह रहा है आप धीरे धीरे
जो इकोनॉमी पावर है कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट करते जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि आप चाहे मिनिमम वेजेज एक्ट लगा दीजिए, चाहे कोई भी एक्ट लगा दीजिए, अल्टीमेटली कुछ ही लोगों को जब काम मिलेगा तो बाकी लोग तो बेकार हो गए। जो बेकार हो गए उनकी तो रेवेन्यू, उनकी तो अपनी इनकम कम हो गई। क्या यही वजह है राजेश्वर जी? तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि अर्थव्यवस्था जो डाउन हो गई तेजी के साथ? बिल्कुल जी, एक तरफ कहा जा रहा है कि हम वी शेप में चल रहे हैं, यानी कि जिस तेजी के साथ हम गिरे हैं उसी तेजी के साथ उठेंगे, लेकिन जिस तरीके की अभी स्थितियां हैं, जिस तरीके से अभी महंगाई बढ़ रही है, क्या वाकई में आपको लगता है कि हम वी शेप में चल रहे हैं? कई अर्थशास्त्रियों की तरफ से भी ये कहा गया, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई में हम वी शेप में चल रहे हैं? वी शेप में हम चल रहे हैं कुछ लोगों के लिए, बाकी आम जन के लिए हम फ्लैट चल रहे हैं। फ्लैट इनफैक्ट हम फ्लैट से भी नीचे जा रहे हैं। आम जन की बात की जाए, यानी कि एल ग्रुप में हम काम कर रहे हैं। आप आम जन की बात कीजिए, सरकार के खुद के डाटा बता रहे हैं कि लगभग 9 से 10% एक आम आदमी की इनकम कम हो चुकी है। तो जो सरकारी डाटा बोल रहे हैं तो अभी मान के चलिए कि एक्चुअल डाटा ये कह रहे हैं कि 30 से 35% इनकम कम हो गई है। तो जब आम आदमी की जो इनकम कम होती है, कि हाँ सरकारी डाटा बता रहे हैं कि लगभग जो खरबपति लोग हैं उनकी 35% इनकम बढ़ गई है। मतलब आम आदमी की इनकम कम हो रही है, कुछ लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है। तो कंसंट्रेट ऑफ पावर एक जगह पे होता जा रहा है। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो भारत जो था वर्ल्ड वाइड जो था पूरी दुनिया का 25% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था। जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए तो ऑलमोस्ट 2 से 3% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन भारत का वर्ल्ड के शेयर में रह गया था। तो जब अंग्रेज क्यों गए? अंग्रेजों ने कंसंट्रेट कर लिया कि अंग्रेजों ने सारी पावर, इकोनॉमिक पावर अंग्रेजों ने हाथ में कंसंट्रेट कर ली थी। अब आप उसका नाम कुछ भी दे दीजिए, मल्टीनेशनल दे दीजिए, इंडियन नेशनल दे दीजिए, इंडियन मल्टीनेशनल दे दीजिए, आप कुछ लोगों पर कंसंट्रेट करेंगे तो अल्टीमेटली इकोनॉमी जो है वो डाउन साइड में जाएगी और अल्टीमेटली कॉमन आदमी को नुकसान होता जाएगा। जब तक कि आप इसको वाइड स्प्रेड नहीं करेंगे, जब तक कि आप पैसे के वाइड स्प्रेड के लिए कोई ना कोई तरीका नहीं लाएंगे, चाहे वो मिनिमम गारंटी स्कीम से लाके जाए, चाहे यूनिवर्सल मिनिमम इनकम कहा जाता है उस तरीके से लेकर के आए, और जब तक कि आप कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी भी इसलिए नहीं बनाएंगे कि कुछ लोगों के पास जो है इकोनॉमिक कंसंट्रेट ना हो जाए। आज की डेट में हम लोग क्यों बार बार बात करते हैं, या कॉमन आदमी क्यों बार बार बात समझने लगा कि कुछ लोगों के आदमी के हाथ में इकोनॉमिक कंसंट्रेट हो रही है। ये नहीं कहते कि कोई नहीं कहता कि आप प्राइवेटाइजेशन मत करो, लेकिन इकोनॉमी एक जगह पे कंसंट्रेट मत होने दो। जब आप इकोनॉमी एक जगह पे कंसंट्रेट होने दोगे, वो लोग फिर जिस भी ढंग से चाहेंगे पूरी सत्ता उस ढंग से चलाएंगे। ठीक है, इसी बीच बीजेपी नेता संदीप द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है संदीप जी टीवी 100 पर आपका। जी धन्यवाद। संदीप जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पहले जीएसटी की मार और अब एक तरफ पेट्रोल डीजल और इसके साथ साथ जो एलपीजी सिलेंडर है उनके भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। एक आम इंसान के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, वो क्या करे इंसान? नहीं देखिए, कहीं ना कहीं जब से मोदी जी की सरकार आई है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अगर आप बदलाव देखिए तो मोदी जी ने ये किया कि जितने भी ऑयल प्रोडक्ट थे उनको कहीं ना कहीं मार्केट से लिंक कर दिया, सरकार के नियंत्रण से बाहर कर दिया था। दूसरी चीज इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार बार बार इस बात को कहती है कि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारें खासतौर से जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वो राज्य इस पर सहमत नहीं होते हैं। उस वजह से कहीं ना कहीं पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं। उस वजह से पेट्रोल सर एमपी की बात कर लें, एमपी में पेट्रोल के दाम कितने पहुंच चुके हैं? 100 रुपए से ज्यादा हो चुका है वहां पर दाम भोपाल में। नहीं तो आप महाराष्ट्र और राजस्थान की भी बात कर लीजिए। बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन आपने कहा कि जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। मैंने ये कहा कि जीएसटी काउंसिल में जब मीटिंग होती है तो वो राज्य सबसे ज्यादा विरोध करते हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां पे क्या प्राइस है। शब्दों को आप मैं क्या कह रहा हूँ उन पे ध्यान दीजिए। दूसरी चीज, अगर आप एमपी की बात करिए, एमपी ने तो कभी जीएसटी काउंसिल में नहीं कहा कि नहीं पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के दायरे में नहीं आना चाहिए। और क्यों नॉन बीजेपी शासित राज्य इस चीज पे जोर देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के दायरे में आएंगे तो जिस तरीके से राज्य सरकारें मनमानी कर रही हैं, वो चाहे बीजेपी की हो चाहे नॉन बीजेपी की हो, सभी सरकारों की अगर बात करिए तो उनकी मनमर्जी खत्म होगी। और इसीलिए सबसे ज्यादा अगर आप देखिए बंगाल है, आपका केरल है और आपका महाराष्ट्र, राजस्थान है, सबसे ज्यादा यही लोग विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें केवल अगर आप कहिए कि केंद्र सरकार की ही अगर जिम्मेदारी है तो उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को भी आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल आगे आना पड़ेगा।
दिल्ली में केजरीवाल के आने के बाद 5 बार प्राइस बढ़ा चुकी है राज्य सरकार। भाई क्यों आप जबरदस्ती टैक्स बढ़ा रहे हैं जब आपको पता है केंद्र सरकार कहीं ना कहीं पेट्रोलियम पदार्थों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो राज्य सरकारों को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। जहां तक केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और केंद्र सरकार ने इसीलिए मोदी जी ने सबसे पहले सरकार में आने के बाद सबसे पहला कदम उठाया था कि पेट्रोलियम पदार्थों को सरकार के नियंत्रण से बाहर किया था और मार्केट लिंक कर दिए थे। इसीलिए जो प्राइस में परिवर्तन होता है वो जैसे अगर आप गैस की बात करिए हर 15 दिन में मीटिंग होती है, पेट्रोलियम पदार्थ की बात करिए डेली मार्केट का प्राइस उसके हिसाब से कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम तय होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और दूसरी तरीके से एक चीज और भी है कि कोरोना महामारी के दौर में जहां से हम पेट्रोलियम पदार्थ खरीदते हैं वहां से भी कहीं ना कहीं उन सरकारों ने अपने चार्जेस बढ़ाए हैं, तो पेट्रोलियम पदार्थों का प्राइस बढ़ा है। फिर भी मोदी जी ने सब कुछ कंट्रोल में रखते हुए कम से कम एक राहत दी पूरे देश को कि कहीं ना कहीं कोविड के नाम पे कोई एक्स्ट्रा ऐसा टैक्स नहीं लगाया जो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर बोझ बने। तो सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है और जल्दी आप देखेंगे पेट्रोलियम पदार्थ भी कंट्रोल में होंगे। संजय जी, पूरा प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से, सहमत हैं आप? पूरा प्रयास किया जा रहा है। त्रिवेदी जी ने बताया 18 बार तो संदीप भाई आपने देश के अंदर एक्साइज को बढ़ाया। अभी गुलरेज भाई से मैं बता रहा था, वो जवाब नहीं दे पाई, शायद मुझे उम्मीद है आप भी जवाब दे देंगे। इस देश के अंदर इन्हीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने 18 बार बढ़ाया एक्साइज, ये इसके बारे में आप जवाब देना नहीं चाहते। दूसरी चीज ये है कि जब सरकार ने जो कोविड सरचार्ज लगाया है वो एक्साइज ड्यूटी में ही कटौती की है। आप थोड़ा जानकारी। या तो आप पढ़ के नहीं आते हैं या तो मुझे लगता है आप पढ़ के नहीं आते हैं। अभी पार्लियामेंट में खुद सुनिए ना, 2 मिनट आप मेरे बीच में बोल रहे हैं। अरे सुन लीजिए भैया, रखिए ना, आप गुमराह मत आप सुन लीजिए, आप पढ़ के नहीं आएंगे, सुन लीजिए। मैं आपको तथ्य पे बात कर रहा हूँ। देश के अंदर पिछले 7 साल के अंदर 18 बार एक्साइज बढ़ी और आपको ये पता है कि कितनी कॉस्ट है? 25 से 30 रुपए के बीच में पेट्रोल डीजल की देश के अंदर कॉस्ट है और जिसके ऊपर 2 गुना टैक्सेस लगे हुए हैं, ये आपको मालूम है। और 18% आपने इसके अंदर 18 बार एक्साइज बढ़ाई और इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जितना एक्चुअल कॉस्ट पेट्रोल और डीजल का है उससे ज्यादा इसके अंदर आप अगर जानना चाहें तो उससे ज्यादा एक्साइज है। अगर आप इसको भी छोड़ दीजिए, स्टेट के रेवेन्यू को भी छोड़ दे, जबकि देश के अंदर ज्यादातर मैं समझता हूँ राज्यों के अंदर आपकी सरकारें हैं और किस तरह की आपकी तानाशाही सरकार है। जब आप रेट बढ़ाना चाहते हैं, किसी को सुनते हैं आप या किसी से सलाह करते हैं? नहीं, आप अपनी मर्जी से रेट बढ़ाते हैं। और किस तरह से आपने वादा किया था 2014 का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए अपना, कि आपने कहा था इस देश के अंदर 25 से 30 रुपए की पेट्रोल डीजल मिलेगा। आपने कहा था इस देश की करेंसी का दाम अगर गिरता है तो उसकी साख गिर जाती है। अब वो पूछना चाहते हैं वो साख के आपने कितनी गिराई है इस देश के अंदर। तो ये बहुत सी बातें हैं और जो बातें आपसे पूर्व आपके साथी कर रहे थे इन्फ्लेशन की, मैं बताना चाहता हूँ किस तरह से आप गुमराह कर रहे हैं लगातार। तो ये इसको गुमराह करने की बजाय लोगों के हितों की काम कीजिए। देखिए किसानों के आपने क्या हालात कर दिए हैं, आप देखिए बेरोजगारों के इस देश में आपने क्या हालात कर दिए हैं, जीडीपी के आपने क्या हालात कर दिए। मैं अपनी बातों को हालांकि रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देर से जुड़े हैं, तो मुझे इन सब बातों का सीधा सीधा जवाब दे दीजिए। आप इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों लुटा, सीधी बात बता दीजिए। और ये कुछ घटेंगे भी कि नहीं घटेंगे? संदीप जी जवाब समझ में नहीं आता ये कौन सी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई? बताइए 18 बार जीएसटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बताइए कि 25 से 30 रुपए डीजल की कॉस्ट है पेट्रोल की, है या नहीं है? राजेश्वर जी से जवाब लेते हैं, उसके बाद मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगी। राजेश्वर जी आप बताइए है कि नहीं है? ये कौन सी एक्साइज है जो हर जिले के हिसाब से अलग हो जाती है? हर प्रदेश के हर जिले के हिसाब से आपको पता नहीं, एक्साइज हमेशा पूरे देश में एक होती है। या आपके और आपकी केंद्र सरकार ने लगाई है, आपकी आरएसएस की सरकार ने लगाई है। बातें करते हैं संदीप जी आप बनते हैं, आप ही नहीं लगाई है। बातों पर तो यकीन करेंगे ना राजेश्वर जी? नहीं देखिए, मैं कुछ बता दूं, जिस तरीके से ये बार बार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली चीज देखिए केंद्र सरकार नहीं गुमराह नहीं, बताइए ना आप 25-30 रुपए कॉस्ट करता है कि नहीं करता डीजल पेट्रोल, आप बता दीजिए, बताइए हाँ या ना। अरे सुनिए ना, 25-30 रुपए में तो महाराष्ट्र में, और आप 90 रुपए बेच रहे हैं, दुगना टैक्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, बता दीजिए। पंजाब में भी आपकी सरकार है, राजस्थान ठीक है, आप पंजाब छोड़ दीजिए,
आप मुझे ये बता दीजिए कि देश के अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं विपक्ष के नाते, बताइए कि आपने जितनी एक्चुअल कॉस्ट है दुगना टैक्स लगाया कि नहीं लगाया, और अगर आपसे सरकार नहीं चल रही और रेवेन्यू आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, इस्तीफा देके बाहर आइए। तो आपसे पहले भी देश की सरकारें रही हैं, उन लोगों ने भी काम किया है, आप बाहर आ जाइए। नहीं आपके नहीं, अच्छा जी ये तो आपकी सरकार के जमाने में नहीं थे जी, नहीं था, कभी भी नहीं था। इस देश के अंदर इसके अंदर डीजल पेट्रोल 13 रुपए मिलता था, कभी एक्साइज नहीं हुई। आपने एक्साइज का दाम करके जवाब दीजिए, 40 रुपए 45 रुपए कर दिया है। जी संदीप जी, नहीं आप बताइए ना, मैं आपसे पिन पॉइंट पूछ रहा हूँ, आपका यह तो पढ़ के नहीं आए हैं, पढ़ लीजिए एक बार एक्साइज के विषय पर क्या आपने करतूत किया, पढ़िए ना उसको। राहुल गांधी आप क्षमा मांगे, आप देश से माफी मांगिए, जो सरकारों ने आपने वादा खिलाफी किया, माफी मांगिए। आपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा था और आज आप क्या कर रहे हैं, आप देश से माफी मांगिए, बेरोजगार से माफी मांगिए, किसान से माफी मांगिए, मिनिमम वेजेस नहीं दे पा रहे, आप माफी मांगिए। देखिए आप दूसरे से माफी मांगते रहिए और आम जनता परेशान रहेगी। बहनों इससे माफी ना मांगे। नहीं आप माफी मांगिए येदियुरप्पा के नाम पर, हेमानंद बिस्वा के नाम पर, और उन लोगों के नाम पे माफी मांगिए जो बीजेपी में आते ही ईमानदार हो जाते हैं, जैसे आपके मुकुल राय। आप बताइए ना, उनके पर जवाब देंगे। शुभेंदु अधिकारी आपने निकाली थी सीधी, जरा बताइए आज वो ईमानदार हो गए, नए ईमानदार हुए। अभी तो प्रियंका गांधी अभी नए ईमानदार बने शुभेंदु अधिकारी, कोई जवाब देंगे। आपने सीधी निकाली थी, अभी क्या क्या याद आएगा आपको? आप चोरों की जमात है भाई साहब, आपने देश को लूटा है, और आप हम दो और हमारे दो की सरकार है, सारा दुनिया जानती है आपको। और नहीं बताइए ना, ये शुभेंदु अधिकारी पे जवाब दीजिए, आप शुभेंदु अधिकारी पे जवाब दे दीजिए मुझे। मुकुल राय अभी बात मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी की नहीं हो रही है, संजय जी और संदीप जी बात नहीं, इन्होंने कहा ना ईमानदारी की बात, इन्होंने ईमानदारी की बात की अभी नहीं, तो हम ईमानदारी के मुद्दे पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी जो मुद्दा है मैंने जवाब दिया है। जो चोर है वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, इसमें ईमानदारी वाली कौन? नहीं, आपके चोर तो चक्कर भी नहीं लगा रहे ना, क्योंकि कोर्ट में भी आपका वहाँ पे कोर्ट भी आपके अकॉर्डिंग काम कर रही है, तो वो उसके अंदर तो आपके साथ जो आते हैं देखिए भटक रहे हैं आप लोग। आप ईमानदारी की बात पर अटक चुके हैं आप दोनों, हम बात कर रहे हैं महंगाई की, आप ईमानदारी पे अटक चुके हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है। नहीं, महंगाई पे तो जवाब नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ ना इनसे मैडम, क्या आप बताइए कि 25 नहीं, तो आप दोनों ईमानदारी पे अटक गए हैं, क्या ऐसे चर्चा होगी? संदीप जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, गुमराह कर रहे हैं। चलिए ठीक है, एक एक करके जवाब। संदीप जी, मैं एक चीज मैं बता दूं कि फिर भी कहीं ना कहीं मोदी जी ने बहुत बड़ा प्रयास किया है कि जिस तरीके से कोविड के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखिए कहीं ना कहीं सरकारों ने अपने हिसाब से डिसीजन लिए हैं और अपने हिसाब से एक्साइज और ड्यूटी की बढ़ाई है, उसका इम्पैक्ट पेट्रोलियम पदार्थ पर भी पड़ा है। लेकिन फिर भी अगर आपको देखिए मतलब पहली बार अगर देखिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करके दिया है, जहाँ हम हमेशा सिर उठा के देखते थे कि कहीं कोई देश वैक्सीन बना ले तो हमें भी वैक्सीन मिल जाए। आज पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है, उस पर भी केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा खासा बजट खर्च किया है, लेकिन फिर भी किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा टैक्स सरकार ने नहीं लगाया है। फ्री में वैक्सीन सरकार आज दे रही है, फ्री में कहीं ना कहीं अगर देखिए तो लगभग 40 करोड़ से ज्यादा परिवारों को राशन और गैस सिलेंडर सरकार ने प्रोवाइड करवाया है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि कांग्रेसियों को या विपक्ष को दिक्कत ये है कि इनकी कमीशनखोरी बंद हो गई। भाई इन्हें दिक्कत ये है कि 2000 रुपए सीधा किसान के खाते में पहुंच रहा है। इन्हें दिक्कत ये है कि उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर है वो सीधा किसान के घर पहुंच रहा है। किसानों की मुसीबत नहीं बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में? अगर प्रकृति ने साथ नहीं दिया, बारिश कम हुई, या फिर उन्हें खेती की सिंचाई के लिए क्या उन्हें डीजल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा? जब उन्हें उसकी उपयोगिता बढ़ेगी और जिस तरीके से दामों में इजाफा हो रहा है, खेती पर असर नहीं पड़ेगा क्या? तब अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा? देखिए सिंचाई को लेकर सरकार पहले ही प्रतिबद्ध है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि नॉन सीरियस इश्यूज पे काम करें। अरे भैया अच्छे दिन आ गई है क्या? ज्यादा सिंचाई पे ध्यान दिया है। चलिए ठीक है, बहुत देर से राजेश्वर जी इंतजार कर रहे हैं, आप दोनों के पास मैं लौटूंगी। राजेश्वर जी, खेती जो कि अर्थव्यवस्था में कहा जाता है कि 60 to 70% सीधे असर पहुंचाता है, अब खेती पर इसका काफी असर दिखाई देने वाला है आने वाले दिनों में? बिल्कुल दिखाई देगा। और जहाँ तक हम बात करते हैं 2000 रुपए 6000 रुपए किसान वाली बात भी करते हैं, बड़े जोर शोर से कहा जाता है, राजनीतिक फायदा भी होता है उसका, और हो सकता है एक दूसरे विपक्ष को राजनीतिक नुकसान होता है। लेकिन वास्तव में क्या वो 6000 रुपए से किसी किसान का घर चल सकता है क्या? या एक आदमी का भी घर चल सकता है क्या? आप समझने की कोशिश करिए तो उससे नहीं चलता।
और आज की डेट में बिल्कुल नहीं चलता। आप दूसरी बात जो बार बार कह रहे थे, बार बार मैं सुन रहा था कि उनकी बहस चल रही थी कि जीएसटी, देखिए आज जीएसटी सेंट्रल में है, स्टेट में है, पेट्रोल के ऊपर या नहीं है, एक्साइज ड्यूटी पर बहस चल रही थी। हाँ, एक्साइज ड्यूटी मतलब उसका इनका मतलब है कि जो इसको जीएसटी के दायरे में बात ये नहीं कि जीएसटी के दायरे में लाएंगे कि नहीं लाएंगे। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, एक तो किसी भी राज्य सरकार को केंद्र पे इसमें भरोसा नहीं किया गया कि केंद्र ने जो पहले वादा किया था जीएसटी का शेयर देने का, वो पूरा शेयर न तो टाइमली देती न पूरा शेयर देती, उसमें हर बार एक नया फार्मूला निकाल के आ जाती है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप सारे पैसे जो आप किसी भी, ये पैसे आते कहाँ, सरकार के पास ही जा रहे हैं ना। सरकार को खर्चा चलाने के लिए इतने रुपए की जरूरत है। अब उसको जीएसटी के दायरे में लाए, किसी और नाम के दायरे में लाए, अल्टीमेटली तो उतने पैसे सरकार को चाहिए। सरकार का उतना शॉर्टफॉल है, मतलब सरकार के पास उतनी रेवेन्यू कम है, इतनी रेवेन्यू को अपने खर्चे चलाने के लिए, वर्तमान बजट की बात कर रहे हैं, वर्तमान बजट में जो पैसे चाहिए तो चाहिए ना। और वैसे राज्य सरकार को लगता है कि अगर हम इसको भी जीएसटी में डाल देंगे तो भी केंद्र सरकार के पर्दे में आ जाएगा, हमारी जो अपनी जो लायबिलिटीज है। चलिए ठीक है संजय जी, आखिरी कमेंट 30 सेकंड है आपके पास। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर सरकारी लूट और सरकारी अव्यवस्था, जो मैं कह रहा हूँ नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस तरह के लोग आज देश के अंदर, सरकार के अंदर है। और इससे क्या उम्मीद की जाए कि जब आज मैं कह रहा हूँ किसी भी वर्ग को राहत पहुंचाने में ये सरकार विफल है। और मैं समझता हूँ कि इनको बहुत जिम्मेदारी से काम करने की आशा इसलिए भी है कि लोगों ने बहुत उम्मीदें बांधी थी, इनसे बहुत उम्मीदें थी, मगर आज ये सरकार विफल है। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महंगाई